कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र। एक अंक के प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी प्रश्न आता है। तो जो आपका 21 मार्च को पेपर होने वाला है उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट रिक्त स्थान हैं उन पर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न समझते हैं। बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र होता है, तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। यदि हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 6 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा CH। फिर है समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे खालिस्तान ने पारित किया था, तो इसे एवोगैड्रो ने पारित किया था। फिर है अगला 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या खालिस्तान होगी। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले उसका जो वास्तविक भार है वो रखते हैं। इसके बाद अणुभार, तो जल का जो अणुभार होता है H2 है, H2O सूत्र होता है। इससे हम ऑक्सीजन कितने होते हैं 16 भार होता है, और हाइड्रोजन का 2, तो 16 2 18। 18 की यदि हम इसमें भाग कर देंगे तो इसमें मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यदि सामान्य ताप तथा दाब पर दो समान आयतन के पात्र में दो गैसें रखी गई हैं तो उनमें अणुओं की संख्या खालिस्तान होगी। तो यदि समान ताप है, समान दाब है, समान आयतन है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। इसके बाद बात करते हैं 2 मोल C2H5OH को वायु के आधिक्य में जलाने पर खालिस्तान ग्राम CO2 प्राप्त होगी। तो ये 176 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। ये कैसे प्राप्त होती है चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH को वायु के आधिक्य में, तो यहाँ कितने मोल हैं 2 मोल, इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर C2H5OH है तो C2H5OH लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ये वायु के आधिक्य है तो इसलिए वायु के आधिक्य में कर दिए। और जब वायु से ये क्रिया करते हैं तो CO2 बनाते हैं और H2O बनाते हैं, तो संतुलित करने में इस तरह से आएगा 4CO2 आ गया। अब हमको कार्बन की मात्रा निकालना है कि CO2 कितना प्राप्त होगा, तो इसका हम अणुभार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दूनी कितना हो गया 32। और यदि हम इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये कार्बन का जो अणुभार है वो कितना हो गया 44। अब यहाँ कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकल रहे हैं 4, तो इसमें 4 का गुणा और कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 176 ग्राम। इस तरह से इसको करना है। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में आवश्यक रूप से होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आवश्यक रूप से प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान ने की, चैडविक ने की। उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण कौन सा होता है, रेडियो तरंगें होती हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होने पर तो कक्षक का आकार खालिस्तान होगा। तो जब दिगांशी क्वांटम संख्या का मान 1 होता है तो वह पी कक्षक होता है, और पी कक्षक का जो आकार होता है वो डंबल आकार का होता है। फिर से देख लेते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान यदि 0 आए तो एस कक्षक, 1 आए तो पी कक्षक, 2 आए तो डी कक्षक और 3 आए तो एफ कक्षक को बताता है। यहाँ पर 1 कक्षक बता रहा, 1 कक्षक जो है वो पी होगा, और पी का आकार कैसा होता है, डंबल आकार होता है। फिर अगला प्रश्न है नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है को खालिस्तान कहते हैं, तो को कक्षक कहते हैं। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या खालिस्तान से संबंधित है, तो ये अभिविन्यास से संबंधित है। अगला है उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती है, 0 होती है क्योंकि इनके अष्टक पूरे होते हैं, पूरे कक्षक भरे होते हैं। अगला है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में खालिस्तान होता है, वृद्धि होती है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगला है किसी भी तत्व के द्वितीय आयनन विभव का मान सदैव उसके प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। फिर लिथियम व मैग्नीशियम तथा बेरिलियम और एल्युमिनियम के गुणों में समानता पाया जाना खालिस्तान के कारण होता है, विकर्ण संबंध के कारण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल खालिस्तान खाने कालम होते हैं और कुल 7 खालिस्तान आवर्त होते हैं, तो 18 कालम और 7 आवर्त होते हैं। इसके बाद है नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या खालिस्तान होती है तो घटती है। फिर इसके बाद है डोबे राइनर ने बताया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर 8वां भरना है।
फिर अगला है CH4 में खाली स्थान संकरण पाया जाता है तो इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। LCaO का पूर्ण नाम खाली स्थान है तो इसका पूर्ण नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर अगला प्रश्न है NH3 का कथनांक PH3 के कथनांक से खाली स्थान होता है तो NH3 का कथनांक उच्च होता है। इसके बाद SS अतिव्यापन से खाली स्थान बंध बनता है तो सिग्मा बंध बनता है। जल के अणु में HOH बंध कोण होता है तो 104.5 डिग्री का कोण होता है इसके साथ। फिर ये है PP पार्श्व अतिव्यापन से खाली स्थान बंध बनता है तो ये पाई बंध बनता है। फिर है जल के अणु में खाली स्थान संकरण पाया जाता है sp3 संकरण पाया जाता है। दहन उष्मा डेल्टा H का मान सदैव खाली स्थान होता है ऋणात्मक होता है। स्थिर दाब पर किसी तंत्र की संपूर्ण उष्मा को खाली स्थान कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। जल का वाष्पीकरण खाली स्थान परिवर्तन है, ऊष्मा शोषी परिवर्तन है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अभिक्रिया H2 + Cl2 2HCl + 44 किलो कैलोरी में संभवन ऊष्मा का मान है। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल रहे हैं। यदि हम एक अणु का निकालें, 1 मोल का निकालें तो इसको 2 का भाग करना पड़ेगा तो ये 42 किलो कैलोरी इसके संभवन ऊष्मा का मान हो जाएगा, क्योंकि संभवन ऊष्मा 1 मोल बनने की ऊष्मा होती है। इसके बाद ये है 1 मोल पदार्थ को जलाने पर उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को खाली स्थान कहते हैं तो उसे दहन ऊष्मा कहते हैं या दहन एंथैल्पी भी लिख सकते हैं यहाँ। अगला है दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो ओस्टवाल का तनुता का नियम है उसके अनुसार चलना है तो ये सांद्रण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रित विलयन खाली स्थान कहलाता है तो ये अम्लीय बफर कहलाता है। फिर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रित विलयन खाली स्थान विलयन होता है तो यह क्षारीय बफर विलयन होता है। फिर अगला है अवक्षेपण हेतु आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से खाली स्थान होना चाहिए तो ये अधिक होना चाहिए। फिर है एक बार ओस्टवाल्ड का तनुता नियम खाली स्थान के लिए लागू नहीं होता है तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता है, ये केवल किसके दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है। इसके बाद है साम स्थिरांक पर ताप के प्रभाव खाली स्थान समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं तो ये वान ठाप समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। Kp और Kc का मान खाली स्थान के साथ परिवर्तित होते हैं, ताप के साथ परिवर्तित होते हैं। अगला है साम स्थिरांक का मान अधिक होने पर अभिक्रिया खाली स्थान में अधिक विस्थापित होती है तो ये साम स्थिरांक का मान यदि अधिक होगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया खाली स्थान कहलाती है तो इसको अपचयन कहते हैं। फिर है क्वेश्चन, वायुमंडलीय गैसों व नमी द्वारा धातुओं में होने वाला अवांछित परिवर्तन खाली स्थान कहलाता है तो यह संक्षारण कहलाता है। फिर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। फिर है सबसे प्रबल अपचायक तत्व है तो ये लिथियम होता है। फिर है सेल की साम्यावस्था पर ई सेल माने उसके मानक विभव का मान खाली स्थान होता है तो 0 होता है। फिर है सोडियम अमलगम में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, क्योंकि सोडियम के ऊपर अमलगम माने जिंक का लेप किया जाता है, ना कि रासायनिक क्रिया होती है। फिर ये CrCO2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या खाली स्थान होती है तो ये जो कार्बोनिल होता है CO होता है ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, इसलिए यहाँ पर क्रोमियम की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 0 हो गई। इसमें कार्बोनिल में कोई आवेश नहीं पाया जाता CO में। फिर अगला है दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टलन विधि खाली स्थान के अंतर पर निर्भर करती है तो ये विलायक के अंतर पर निर्भर करती है। मार्स गैस में मुख्यतः खाली स्थान गैस होती है, मेथेन गैस होती है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के मिश्रण का पृथक्करण खाली स्थान से होता है तो ये भाप आसवन विधि से होता है। केरोसिन तेल खाली स्थान का मिश्रण है तो ये एल्केन का मिश्रण है। खाली स्थान में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई न्यूनतम होती है तो ये एथाइन में या एल्काइन में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई न्यूनतम होती है। फिर है प्रोपीन तथा प्रोपाइन में विभेद करने के लिए खाली स्थान अभिकर्मक प्रयुक्त किया जाता है तो यही बेयर अभिकर्मक या क्षारीय के MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। अगला है टेफ्लॉन खाली स्थान का बहुलक है
तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। फिर एथेनॉल के निर्जलीकरण से खालिस्तान बनता है, तो एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनता है। एथेनॉल होता है C2H5OH। तो निर्जलीकरण का मतलब ये है कि इसका OH को हटना, जल के रूप में यहाँ से जल बना के हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है C2 डबल बॉन्ड, तो ये C2H2 बन जाता है और साथ में यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये संरचना बनती है, C2H4 एथीन बनता है। इसके बाद है बेंजीन H2 का योग करके साइक्लोहेक्सेन बनाता है। तो यहाँ पर बेंजीन का जो सूत्र है C6H6 होता है और इसकी जो संरचना होती है चक्रीय होती है। इस तरह से ये बेंजीन की संरचना है, और यदि यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो जाए तो ये जो बनता है ये क्या बन जाता है C6 और H12 बन जाता है। इसमें हाइड्रोजन का योग हो जाता है, तो यहाँ पर जो संरचना बन जाती है इसके भीतर से रिंग हट जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। यदि हम इसमें रिंग लगाएंगे तो बेंजीन कहलाएगा, वो C6H6 कहलाएगा, और यदि इस रिंग को हटा देंगे तो ये C6H12 कहलाएगा और ये साइक्लोहेक्सेन कहला जाएगा। अगला है ज्यामितीय समवायता पाई जाती है। फिर है क्वेश्चन, विपक्ष समावयवी समरूप समावयवी से अधिक स्थायी होते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया कराने पर खालिस्तान प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान है। आगे के वीडियो में हम फिर दूसरे एक अंक के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।